हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना पीडी के अंदर चैप्टर 3 में मॉडल करेंगे कंजर्वेशन लॉज एंड बर्जर्स इक्वेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। देखें जरा क्या है कंजर्वेशन लॉ। अब जो साइंस स्टूडेंट है उन्होंने तो पढ़ रखा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ क्या होता है पहले स्टेट कर दिया। रेट ऑफ चेंज, रेट वर्ड आ गया ना, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी। विद रिस्पेक्ट टू टी आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं या किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब पर डिफ्रेंसिएशन जरूर है क्योंकि चेंज वर्ड आ गया। ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन द फिक्स्ड वॉल्यूम वी इज इक्वल टू द फ्लक्स या फ्लो ऑफ दैट मटेरियल अक्रॉस द क्लोज्ड बाउंडिंग सरफेस एस। क्या मीनिंग है इसका? देखो, ये आपसे कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई वॉल्यूम वी है, इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट जितना मटेरियल भरा है उतना ही तो बाहर निकल सकता है ना। तो वही क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन दिस वॉल्यूम वी। ये देखो, अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन द वॉल्यूम वी मतलब वो जो सर्कल मैंने बनाया था, सपोज कर लीजिए वो वॉल्यूम है, उसके अंदर जो मटेरियल कंटेन्ड है, दिस इज इक्वल टू फ्लो, फ्लो मतलब बाहर निकलना, फ्लो ऑफ दैट मटेरियल अक्रॉस द क्लोज्ड बाउंडिंग सरफेस एस। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि आप जब, कहाँ था ये, जैसे ये मेरा वॉल्यूम वी है, इसके अंदर कोई चीज़ मटेरियल रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, क्लोज्ड बाउंडिंग सरफेस एस जो होगा, आपका जो सरफेस होगा बाहर का, इससे जो मटेरियल बाहर निकलेगा दोनों बराबर होंगे, जितना अंदर है उतना ही बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक, लेट रो एक्स टी बी द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक, डेंसिटी है ये मटेरियल की, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट एरिया या फिर मास पर यूनिट लेंथ। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, लेट क्यू एक्स टी बी द फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फ्लो ऑफ दैट मटेरियल। अब वो कहाँ से बाहर निकलेगा? सरफेस से बाहर निकलेगा। तो जब भी फ्लक्स की बात करी जाएगी तो सरफेस ऐसा आएगा, और मटेरियल की बात करी जाएगी तो वो वॉल्यूम के अंदर कंटेंट होगा। राइट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने यही कहा है ना कि रेट ऑफ चेंज वर्ड है, तो रेट ऑफ चेंज की जगह मैंने वर्ड डाला डी बाई डी टी। देखो मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया आपको। देखो, जो ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने आपको समझाया उसमें पहला वर्ड था रेट ऑफ चेंज, तो उसकी जगह मैंने लिखा डी बाई डी टी। अब वॉल्यूम वर्ड है ना, रेट ऑफ चेंज के बाद वॉल्यूम वर्ड है ना, वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है तो ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा, तो ट्रिपल इंटीग्रल के नीचे वी लिख दिया, ये वॉल्यूम वर्ड आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ द मटेरियल कंटेन्ड। अब टोटल अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है कि कितना मटेरियल उसके अंदर है, मतलब टोटल मास पूछ रहा है। मास क्या होता है? देखो, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को मैंने रो से डिनोट किया है, वॉल्यूम को मैंने स्मॉल अगर वॉल्यूम एलिमेंट लूंगी तो डेल वी आ जाएगा। ठीक है, पूरा वॉल्यूम कैपिटल वी है तो स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो डेल वी आ जाएगा, तो रो डेल वी आ गया टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट के लिए। तो आप ये देखो, जो मेरी ये लाइन थी पहली वाली, ये देखो, रेट ऑफ चेंज की जगह डी बाई डी टी, अमाउंट ऑफ मटेरियल इसकी जगह पे रो डेल वी आ गया, फिक्स्ड वॉल्यूम वी की जगह पे ट्रिपल इंटीग्रल वी आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये आ गई बात समझ में। इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन आ गया। अब फ्लो लिखा है, फ्लो को मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ मेरी पेंसिल है, कि फ्लो को मैंने क्यू से डिनोट किया, तो फ्लो के लिए मेरा क्यू आ जाएगा। क्लोज्ड बाउंडिंग सरफेस एस है तो उसके लिए अब इंटीग्रल साइन के ऊपर एस आएगा। तो देखो क्या आया मेरे पास, क्यू क्या था मेरा? फ्लो, तो फ्लो की जगह पे क्यू आ गया। सरफेस था इसलिए मैंने सरफेस एलिमेंट के लिए डी एस लिखा, जैसे वॉल्यूम एलिमेंट डी वी लिखा था तो सरफेस एलिमेंट डी एस लिख दिया। अब क्योंकि सरफेस जो है वो 2D एरिया ले रहा है, इसलिए जो है आपके पास डबल इंटीग्रल का साइन आया। और ये एन क्या चीज़ है? देखो, एन है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, तो ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है, जैसे आपका ये सरफेस है ना, अब नॉर्मल ये होगा आउटवर्ड ड्रॉन, समझ लीजिए इस शीट से बाहर आ रहा होगा, जो ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इससे बाहर आने वाला नॉर्मल, तो ये डायरेक्शन वेक्टर है आपका। ठीक है, तो क्यू डॉट एन हो गया आपका कि फ्लो जो है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो सबको समझ आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ये स्टेटमेंट कैसे आई है, मैंने सब दिखाया है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों आया है? क्योंकि फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो आउटवर्ड के लिए नेगेटिव साइन, इनवर्ड के लिए पॉजिटिव साइन। फ्लक्स की जगह क्यू एक्स टी आ गया, क्लोज्ड बाउंडिंग सरफेस की जगह पर आपका डबल इंटीग्रल डी एस आ गया। तो ये आपकी पूरी स्टेटमेंट बन गई। जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन याद हो गया उसको मैंने मैथमेटिकली लिखना सिखा दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आगे आ जाइए। अब मेरे को, आप लोगों ने मल्टीवेरिएट कैलकुलस में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ ली होगी,
तो मैं ज़रा रिकॉल करा दूँ यहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एग्जाम में आप सिर्फ लिख के आएंगे बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पे पूरी स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नो नीड टू स्टेट इन एग्जाम्स। ठीक है, क्या थी हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? देखो डाइवर्जेंस वर्ड आ रहा है ना, तो जैसे आपने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल पढ़ा होगा, तो जब डाइवर्जेंस आ रहा तो डाइवर्जेंस का तो सिंबल जरूर आएगा इसके अंदर। देखो आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड, क्यों आया वर्ड वेक्टर फील्ड? क्योंकि डाइवर्जेंस निकलता है वेक्टर फील्ड का है, ठीक है, ग्रेडियंट निकलता है स्केलर फील्ड का और डाइवर्जेंस निकलता है वेक्टर फील्ड का। तो आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब जो आपने अभी ऊपर सरफेस इंटीग्रल बनाया था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के काम आ रही है। ठीक है, तो आउटवर्ड फ्लक्स ओवर अ सरफेस इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा, और वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेंट क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ द रीजन इनसाइड द सरफेस। इसका जो मीनिंग होता है एक्चुअल में वो क्या है कि सम ऑफ ऑल सोर्सेज माइनस सम ऑफ ऑल सिंक्स। ठीक है, सिंक वो चीज़ है जिससे चीज़ बाहर जा रही है, और सोर्सेज वो है जो जिसमें चीज़ आ रही है। तो सम ऑफ ऑल सोर्सेज माइनस सम ऑफ ऑल सिंक्स गिव्स द नेट फ्लो आउट ऑफ द रीजन। तो वो कह रहा है कि आपका जो वॉल्यूम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि ऐसे याद रखा करो कि ये किसके बीच का रिलेशन दे रही है आपको, ये आपको ट्रिपल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से रिलेट करना सिखा रही है। ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर तो आपका डाइवर्जेंस आएगा, ये जो डेल्टा जो उल्टा वाला ट्रायंगल बना हुआ है ये डाइवर्जेंस का सिंबल है, और डेल के बाद डॉट एफ ही लिखना है, खाली डेल एफ कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि ये डाइवर्जेंस निकल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड निकल रहा है। देखो वेक्टर वर्ड है तो इसके पास F1i प्लस F2j प्लस F3k इस तरीके का i j के कंपोनेंट है, क्योंकि वेक्टर फील्ड है ये। और डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस अपने आप में एक ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है? आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। तो जब आप इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे डेल डॉट एफ, तो डेल की ये डेफिनेशन होगी और एफ की ये डेफिनेशन है, क्योंकि वेक्टर फील्ड है इसलिए दोनों के पास आई जे के होंगे। अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे, ये जो डॉट है ये डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है आपकी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डेल एफ वन बाय डेल एक्स, क्यों? क्योंकि आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से और के वाला के से होगा। तो डेल एफ वन बाय डेल एक्स, डेल एफ टू बाय डेल वाई, डेल एफ थ्री बाय डेल जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेल डॉट एफ का मीनिंग है, डाइवर्जेंस एफ का मीनिंग है। क्लियर? दिस इज इक्वल टू एफ डॉट एन, एफ फिर से आपका फ्लो है यहाँ पर, और एन क्या है? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है। अब ये थी आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसको हम अपना ऊपर अप्लाई कर देंगे। हमारा ऊपर जो निकला हुआ है कंजर्वेशन लॉ से, उसमें डबल इंटीग्रल जो है एफ के जगह पे क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू डॉट एन है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर एफ की जगह क्यू कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फ्लो है हमने क्यू से डिनोट किया हुआ है। तो मैंने वो इसके अंदर डिनोट कर दिया यहाँ पे एफ डॉट एन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया। तो मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब ऊपर अप्लाई करी तो मैंने क्या किया, ये देखो मेरी जो ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, इसमें ये वाली साइड तो यूं की यूं रख ली। ठीक है, यहाँ पर जहाँ डबल इंटीग्रल है यहाँ पर मैंने गॉस डाइवर्जेंस लगाई। तो गॉस डाइवर्जेंस क्या कह रहा था? डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो और क्यू डॉट एन को डेल डॉट क्यू में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने यही काम किया, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबके पास। अब ये डी वाई डी टी मैंने अंदर की तरफ ले लिया इंटीग्रल साइन में। जब मैंने इसे अंदर लिया तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपने कुछ नहीं करना, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया। देखो ये वाला जो इंटीग्रल है ना, राइट साइड वाला, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, लेफ्ट साइड पे ले गए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस साइड पे जीरो हो गया। ठीक है, अब मैंने इसी को ही इसमें से डी वी कॉमन निकाल दिया जो ये इंटीग्रेंट है, तो मेरे पास आ गया डी रो बाय डी टी प्लस डेल क्यू, और डी वी मेरा बाहर आ गया। दिस इज इक्वल टू जीरो। अब आप खुद देखिए, क्योंकि ये इंटीग्रेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका इंटीग्रेंट कॉन्टिन्यूस और पूरा इंटीग्रल जीरो के बराबर जा रहा हो तो इंटीग्रेंट भी आपका जीरो हो जाता है। तो हमने इंटीग्रेंट को भी जीरो डाल दिया यहाँ पे। अब डेल रो बाय डेल टी को मैंने रो टी बस एक नोटेशन दिया, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, डेल रो बाय डेल टी को रो टी लिख दिया और डेल डॉट क्यू को मैंने डाइवर्जेंस क्यू लिख दिया। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई रो टी प्लस डाइवर्जेंस क्यू इक्वल टू जीरो। ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको बोला जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ से निकाली है। और डिफरेंशियल क्यों वर्ड आया? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है आपको, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आ गई ये वाली। ठीक है, अब वन डायमेंशन के अंदर ये चीज़ क्या होगी? देखो वन डायमेंशन कहाँ पे लगाओगे? वन डायमेंशन में आई जे के है, तो सिर्फ आई ले लोगे तो वन डायमेंशन आ जाएगी। तो देखो रो टी तो डेरिवेटिव है डेल रो बाय डेल टी। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्यू है ना आपके पास। डाइवर्जेंस का अभी मैंने समझाया मीनिंग। डाइवर्जेंस एक ऑपरेटर था आपका, आई ये लिखवाया था ना अभी। डाइवर्जेंस मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड, और क्यू एक वेक्टर फील्ड थी। मैंने जो चीज़ F1 पे सिखाई थी यहाँ पे क्यू पे लगी हुई है, तो उसके तीन कंपोनेंट बना लिए, Q1 Q2 Q3। Q1
एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, Q2 वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, Q3 जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया, पर ये 3 डायमेंशन में आया। मुझे 1 डायमेंशन में चाहिए तो मैंने सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन वाली उठा ली, तो मेरे पास 1 डायमेंशन में ये वर्ड आ गया डेल Q1 बाय डेल एक्स। अब मैं इसको Q1 की जगह पे Q लिख रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये इतना खोल के इसलिए लिखा ताकि आपको 1 डायमेंशन का मीनिंग पता चल जाए। तो 1 डायमेंशन में मेरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ की। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया इसको। अब देखिए इन पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरा Q जो था, फ्लक्स जो था मेरा या आउटफ्लो जो था, अगर ये फंक्शन है डेंसिटी का, डेंसिटी ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट है इसलिए डेरिवेटिव आ गया, 1 डायमेंशन था इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया डेरिवेटिव, ठीक है, एंड रो का। तो मतलब मैंने Q को पर्टिकुलरली ये लिया है, Q एज अ Q रो, मतलब Q इज अ फंक्शन ऑफ रो माइनस V रो x वेयर V इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये तो आपको ना, क्योंकि पर्टिकुलरली हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये तो फंक्शन लर्न करना है कि हमने अगर Q को, स्मॉल q को कैपिटल Q रो माइनस V रो x लिया तो क्या होगा। देखो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो Q का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x QX, और Q रो का डेरिवेटिव क्या आएगा, Q डैश रो रो x। चेन रूल लगाओगे, पहले Q को विद रिस्पेक्ट टू रो करोगे और फिर रो को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। ऐसे ही V तो तुम्हारा कांस्टेंट है, वो एज इट इज रह जाएगा, रो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो रो x आ जाएगा। अब ये वाला जो डेरिवेटिव आया ना QX का, ये इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरी, ये थी, ये है ना QX, ये डेल Q बाय डेल एक्स मतलब QX, यहाँ पे QX की वैल्यू में डाल दो इसको इक्वेशन 2 में। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर डालने पे, ठीक है, बहुत आराम से आएगा। मैंने QX की जगह पे ये ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू डाल दी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सब्सटीट्यूशन किया है कि Q डैश रो को मैंने C रो मान लिया, तो मैंने Q डैश रो की जगह C रो लिख लिया, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखो इस पूरी इक्वेशन को ना मैंने C डैश रो से मल्टीप्लाई किया, C डैश रो इज डेरिवेटिव ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू रो। मैंने पूरी इक्वेशन को C डैश रो से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन। अब देखो C डैश रो का मतलब होता है डेल C बाय डेल रो, तो मैंने खोल के दिखाया आपको। रो टी को जब मैंने डेल C बाय डेल रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखो रो टी का मतलब था डेल रो बाय डेल टी, और डेल C बाय डेल रो से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। इसको जरा उल्टा करके पढ़ के देखो, ये क्या बना, डेल C बाय डेल रो इंटू डेल रो बाय डेल टी, ये यही बन गया ना। इसका मतलब ये क्या है, डेल C बाय डेल टी। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगी डेल C बाय डेल टी, जिसको मैं शॉर्ट में C और नीचे T सब्सक्रिप्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया जब मैंने डेल C बाय डेल रो से, क्या हुआ देखो, C रो का मतलब C है, डेल C बाय डेल रो, और डेल रो x का मतलब डेल रो बाय डेल एक्स है। फिर से इसको पढ़ो जरा, डेल C बाय डेल रो बाय डेल एक्स। तो ये चेन रूल से क्या बना हुआ है आपका, डेल C बाय डेल एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ C सब्सक्रिप्ट x, ठीक है। तो मेरा ये आ जाएगा C और इस पूरे की जगह आ जाएगा CX। ऐसे ही यहाँ पे देखो डेल C बाय डेल रो की जगह C डैश रो लिख लिया, तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। मैंने एक एक खोल के दिखाई है आपको, एग्जाम में इतनी खोल के नहीं दिखानी, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया आपके पास, जहाँ पे मेरा C क्या है, C रो, मैंने ये ऊपर ही सब्सटीट्यूशन ले ली थी यहाँ पर, क्लियर। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो C इक्वल टू C रो है ना, मेरे को यहाँ पे ना थोड़े से चेंजेस करने हैं, मैंने इसलिए खोल के यहाँ पे लिख के दिखाया। देखो C है C रो, इसको दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो आपके पास C है C रो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो जरा, क्या आएगा, देखो C डैश रो इंटू रो एक्स आ जाएगा। देखो C को विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो C डैश रो इंटू रो एक्स, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, मैं यहाँ लिख दूँ जरा, CX है C डैश रो एक्स। अब CXX एक बारी और विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। देखो C डैश रो को एज इट इज रखा, रो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया, ठीक है। फिर रो एक्स को अपने पास रखा, C डैश रो को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो C डैश रो का तो C डबल डैश रो, और फिर D रो बाय डी एक्स, यही होगा ना। तो मैंने यही डेरिवेटिव यहाँ निकाल कर आपको दिखा दिया, हाँ ठीक है, ये डेरिवेटिव यहाँ निकाल के दिखा दिया, इसको सॉल्व कर लिया हमारे से जितना सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली C डैश रो एक्स एक्स की। क्यों निकाली इसी की वैल्यू, क्योंकि मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना चाहती हूँ। ये देखो यहाँ वाली इक्वेशन में C डैश रो एक्स एक्स दिख रहा है ना, मैं इसको हटा के नीचे से वैल्यू डाल दूंगी, तो स्टार के अंदर मैं इसकी वैल्यू डाल रही हूँ C डैश रो एक्स एक्स की, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू डल गई मेरी यहाँ पे। अब देखो इससे क्या हुआ, जो मेरा Q रो था वो क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर है इफ Q रो इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन रो, आप खुद सोचो अगर कोई चीज़ क्वाड्रेटिक है तो वो इस फॉर्म की है ना, ax² + bx + c टाइप की। अगर मेरा ये QX है सपोज कर लो, तो इसका जब एक डेरिवेटिव लूँगी तो क्या आ जाएगा, 2ax + b। मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो वो क्या आया, लीनियर आया। अब इसका एक और डेरिवेटिव ले लो, अगर लीनियर का डेरिवेटिव लूँगी तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा,
ठीक है ना, 1 डिग्री कम हो जाती है डेरिवेटिव से। तो देखो मैंने वही लिखा है कि अगर क्यू रो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्यू डैश रो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और क्यू डैश रो मैंने किसे माना हुआ था, सी रो को माना हुआ था। तो इसका मतलब सी रो क्या है, लीनियर है। अगर सी रो लीनियर है तो लीनियर का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, अभी करके दिखाया। तो सी डैश रो क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। अब सी डैश रो अगर कांस्टेंट है उसका डबल डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो सी डबल डैश रो मेरा 0 आ गया। अब ये सी डबल डैश रो को आप यहाँ पे 0 डाल दो, ये वाली डबल स्टार वाली इक्वेशन है ना। तो ये सी डबल डैश रो जो होगा आपका, ये पूरी टर्म चली जाएगी। तो आपके पास बच जाएगा सी टी प्लस सी सी एक्स इक्वल टू वी सी एक्स एक्स। ठीक है, ये देखो ये बन गया। ये इसके अंदर अब सी को आप यू से रिप्लेस कर दो। ठीक है, वेयर यू इज़ द फ्लूइड वेलोसिटी। ठीक है, तो यू से अगर आपने सी को जो है यू से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर v को ना, अगर जब हम u को फ्लूइड वेलोसिटी, सॉरी सी को u से रिप्लेस करते हैं वेयर u इज़ द फ्लूइड वेलोसिटी, तो ये जो v हमने ऊपर पॉजिटिव कांस्टेंट माना था ये बन जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये फिजिक्स की सारी टर्म्स है। ठीक है, तो v बन जाता है काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी। और ये जो पूरी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली u t, ये वाली इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे बोलते हैं वेल नोन, ये हमारी क्या होती है, बर्जर्स इक्वेशन। तो इसको डिराइव करने के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी कि ये बर्जर्स इक्वेशन है। सो दिस इक्वेशन अराइजेज इन मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग वन डायमेंशनल टर्बुलेंस, साउंड वेव्स इन द विस्कस मीडियम, शॉक वेव्स इन द विस्कस मीडियम। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक टर्म्स हैं, फिजिक्स वाले पढ़ते हैं इनको। ठीक है, तो आप यहाँ से बस थोड़ा थ्योरी की फॉर्म में लर्न कर लेना और बर्जर्स इक्वेशन लर्न कर लेना, डेरिवेशन देख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका मैंने कंजर्वेशन लॉ करा दिया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।